नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माहली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जैलन कॉलेज छतरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि विदेशी व्यापार गुणक क्या है एवं यह किस प्रकार कार्य करता है। विदेशी व्यापार गुणक, जिसे हम लोग निर्यात गुणक भी कहते हैं, यह केन्स के निवेश गुणक के समान कार्य करता है। विदेशी व्यापार गुणक हमें बताता है कि किसी भी देश के निर्यात में जब वृद्धि होती है तो यह उस देश के राष्ट्र आय में कई गुना वृद्धि कर देती है। इसे हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी देश का निर्यात उद्योग में विकास होता है, तो निर्यात उद्योग में जब विकास होता है तो निर्यात उद्योग से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनकी आय में वृद्धि होती है। निर्यात उद्योग में कई रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, कई लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी आय में वृद्धि होती है, तो वो लोग मांग को बढ़ाते हैं। वो केवल उस निर्यात उद्योग से संबंधित वस्तुओं की मांग में वृद्धि नहीं करते हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध अन्य वस्तुओं की भी मांग वो बढ़ाते हैं। तो दूसरे उद्योगों में भी मांग बढ़ने के चलते उत्पादन में वृद्धि होती है और इस तरह से राष्ट्र आय में वृद्धि होती है। तो विदेशी व्यापार गुणक हमें बताता है कि निर्यात में वृद्धि होने के फलस्वरूप राष्ट्र आय में कितनी वृद्धि होती है। विदेशी व्यापार गुणक का जो मूल्य होता है वह सीमांत बचत प्रवृत्ति एवं आयात के सीमांत प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। बचत की सीमांत प्रवृत्ति और आयात की सीमांत प्रवृत्ति, इन दोनों का मूल्य का संबंध गुणक के मूल्य के साथ विपरीत होता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत आयात प्रवृत्ति, इसका मूल्य अगर कम होता है तो गुणक का मूल्य अधिक होता है, और अगर सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत आयात प्रवृत्ति का मूल्य ज्यादा होता है तो गुणक का मूल्य कम होता है। तो इस तरह से ये दोनों विपरीत रूप से संबंधित है। तो अब हम लोग विदेशी व्यापार गुणक को समीकरण के माध्यम से बीजगणितीय रूप में हम लोग व्यक्त करेंगे और इसकी क्रियाशीलता को, ये किस प्रकार कार्य करता है, उसे हम लोग रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अभी हम लोग विदेशी व्यापार गुणक को बीजगणितीय रूप में किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बीजगणितीय रूप में विदेशी व्यापार गुणक की गणना। देखिए, हम लोग जानते हैं कि y इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम होता है। यहाँ y जो है वो राष्ट्रीय आय है, c उपभोग, राष्ट्रीय उपभोग, i इन्वेस्टमेंट यानी कि कुल निवेश, x जो है वो निर्यात है और m जो है वो आयात है। तो अब हम लोग इसे थोड़ा सा हल करते हैं। यहाँ हम लोग समीकरण को हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए दाहिना तरफ में जो c है उसको हम लोग यहाँ लेके आएंगे तो y माइनस सी हो जाएगा। राइट साइड में क्या बच जाएगा, i प्लस एक्स माइनस एम बचेगा। अब हम लोग जानते हैं कि इनकम जो होता है हमारा, यानी कि आय जो होता है उसमें क्या होता है, सेविंग और प्लस कंजम्पशन, यानी कि बचत और उपभोग। तो उपभोग को यानी कि कंजम्पशन को इधर लेके आएंगे तो y माइनस सी हो जाएगा इक्वल्स टू s बच जाएगा। ऐसे बचेगा कि नहीं, बच जाता है। तो y माइनस सी बराबर सेविंग्स होता है। तो यहाँ लेफ्ट साइड में जो हमारा y माइनस सी है तो इसके बदले में हम लोग s लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे s इक्वल्स टू आई प्लस एक्स माइनस एम। अब देखिए यहाँ पर m राइट साइड में माइनस है, उसको लेफ्ट साइड उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि s प्लस m इक्वल्स टू आई प्लस एक्स।
तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बचत और प्लस आयात ये बराबर होता है निवेश और प्लस निर्यात के। तो इस प्रकार यहाँ पर एक आय का संतुलन स्तर स्थापित होता है। और आय के संतुलन स्तर में हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बचत और प्लस आयात जो है वो निवेश और प्लस निर्यात के बराबर है। ये चीज हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये तो हो गया संतुलन में, इक्विलिब्रियम में आय का संतुलन स्तर इस प्रकार स्थापित हो जाता है। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे खुली अर्थव्यवस्था की। ओपन इकोनॉमी में, खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, खुली अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग होता है, निवेश बराबर बचत होती है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ओपन इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बराबर होता है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ID मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, और प्लस IF मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो घरेलू निवेश और विदेशी निवेश इन दोनों का वो जोड़ होता है। तो अब यहाँ जहाँ हम लोग ओपन इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम की बात किए थे, जहाँ हम लोगों ने देखा था कि I इक्वल्स टू S होता है, तो वहाँ I के जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि I जो है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों का जोड़ होता है। तो चलो I के जगह हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू S, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो ऊपर का जो समीकरण था, अगर हम लोग यहाँ पर विदेशी निवेश यानी कि आपका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिर हम लोग यहाँ एक चीज और ध्यान देंगे कि हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आयात और निर्यात, निर्यात और आयात का अंतर होता है। विदेशी निवेश जो होता है वो आयात निर्यात का अंतर होता है। तो यहाँ हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो लिखे हैं, तो इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जगह में हम लोग लिख सकते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस, ये देखो यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिखा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जगह हम लोग ये लिख सकते हैं निर्यात माइनस आयात। देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जगह हम लोग लिखेंगे निर्यात माइनस आयात बराबर सेविंग हो गया है। अब यहाँ देखो लेफ्ट साइड में M माइनस है, यानी कि आयात माइनस से उधर उठा के ले जाएंगे तो निर्यात हो जाएगा। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और प्लस निर्यात ये बराबर हो जाएगा सेविंग और प्लस आयात। यहाँ पर ये फिर से क्या हो रहा है, हमारा एक इक्विलिब्रियम यहाँ पर हमें मिल रही है, एक संतुलन मिल रही है, जो खुली अर्थव्यवस्था में एक संतुलन की शर्त होती है कि घरेलू निर्यात और घरेलू निवेश और निर्यात ये बराबर होता है बचत और आयात के। तो यहाँ भी हमें एक संतुलन मिल रहा है, राष्ट्र आय में एक संतुलन की शर्त हमें मिल रही है, इक्विलिब्रियम हमें ये दिख रहा है। अब हम लोग और आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ पर विदेशी व्यापार गुणक को खुली अर्थव्यवस्था में किसके बराबर दर्शा सकते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ KF फॉरेन, यहाँ पर KF यानी कि यहाँ फॉरेन मल्टीप्लायर जो होता है, यानी कि आपका फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर हम लोग बोल सकते हैं। विदेशी व्यापार गुणक को हम लोग KF से इंडिकेट कर रहे हैं। ये बराबर होता है डेल्टा Y डिवाइडेड बाय डेल्टा X। मैंने आप लोगों को बताया था कि निर्यात में परिवर्तन के फलस्वरूप राष्ट्र आय में जो परिवर्तन होता है वही हमारा विदेशी व्यापार गुणक होता है। इतना हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। अब फिर मैं वापस आपको इस ऊपर वाले इक्वेशन में लेके चलती हूँ। यहाँ ऊपर वाले इक्वेशन में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जहाँ हम लोग देख रहे हैं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस X इक्वल्स टू S प्लस M है। अगर सपोज दैट यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हमारा 0 होता है, इफ हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो है वो 0 हो जाता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो X इक्वल्स टू S प्लस M हो जाएगा। S इक्वल्स टू S प्लस M हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि
x इक्वल्स टू एस प्लस एम। इसी प्रकार हम लोग सब में डेल्टा लगा सकते हैं। डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा एस और प्लस डेल्टा m, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये कब हम लोग को मिल रहा है? जब हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो 0 हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों को हम लोग डेल्टा y से भाग देंगे। दोनों पक्षों को डेल्टा y से भाग देने पर, हम लोग दोनों पक्षों को डेल्टा y से हम लोग भाग दे रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? जब हम लोग दोनों पक्षों को डेल्टा y से भाग दे रहे हैं, लेफ्ट साइड में मिलेगा हमें डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा y, और राइट साइड में मिल जाएगा डेल्टा s प्लस डेल्टा m, और डिवाइडेड बाय हमें मिलेगा डेल्टा y। इस तरह से ये हमें मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पलट देंगे। दोनों पक्षों को, दोनों साइड को हम लोग पलट देते हैं। तो पलट देने के बाद हमें क्या मिलता है? पलट देने के बाद देखो, डेल्टा y नीचे था वो ऊपर चला गया, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x हो गया है। ये भी पलट जाएगा, हम लोग व्युत्क्रम ले रहे हैं उसका, तो डेल्टा y ऊपर चला गया, डेल्टा s और प्लस डेल्टा m, ये जो है हमारा नीचे हो गया है। चूंकि मैं पहले भी आप लोगों को यहाँ बता चुकी हूँ कि जो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है ये किसके बराबर होता है? डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x है, तो इसको हम लोग फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर डेल्टा y डिवाइडेड बाय जो डेल्टा x है, इसी को ही हम लोग लिख रहे हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के रूप में। और ये बराबर क्या आ गया? ये बराबर आ गया डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा s प्लस डेल्टा m के। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि विदेशी व्यापार गुणक जो होता है वो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x के बराबर होता है, इसलिए हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण का जो दायां पक्ष है, समीकरण के दाएं पक्ष में हम लोग डेल्टा y को भाग देंगे। लिखेंगे समीकरण के दाएं पक्ष में डेल्टा y से भाग देने पर, अब हम लोग इसको डेल्टा y से हम लोग भाग देंगे, तब क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में तो kf रहेगा ही, यहाँ पर ऊपर में डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा y हो जाएगा, नीचे क्या है? डेल्टा s फिर डिवाइडेड बाय डेल्टा y और प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाय डेल्टा y हो जाएगा। हम लोग ऊपर भी डेल्टा y से भाग दे रहे हैं और नीचे भी हम लोग डेल्टा y से भाग दे रहे हैं। तो अब कितना आया? ऊपर में ये कैंसिल होके 1 आ गया, नीचे डेल्टा s डिवाइडेड बाय डेल्टा y, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है, और प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाय डेल्टा y जो होता है ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट होता है, यानी कि MPM। तो इस तरह से विदेशी व्यापार गुणक जो है, विदेशी व्यापार गुणक किसके बराबर होता है? विदेशी व्यापार गुणक जो है वो 1 डिवाइडेड बाय MPS प्लस MPM के बराबर होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर बीजगणितीय रूप से हम लोगों ने विदेशी व्यापार गुणक की गणना की। आप इसे उदाहरण लेकर भी आप इसे और बना सकते हैं, आप देख सकते हैं। आगे हम लोग विदेशी व्यापार गुणक को रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि विदेशी व्यापार गुणक जो है वो किस तरह से क्रियाशील होता है, वो किस तरह से कार्य करता है। तो चलिए हम लोग इसे रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर हम लोग OX एक्सेस में नेशनल इनकम को लेंगे, यहाँ हम लोग किसको दर्शा रहे हैं? सेविंग को भी दर्शा रहे हैं, इंपोर्ट को भी, एक्सपोर्ट को भी, और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट घरेलू निवेश को भी दर्शा रहे हैं। अब हमारा यहाँ पर
हम लोग एक रेखा ले रहे हैं, ये एक सीधी रेखा है, ये S प्लस M यानी कि YI स्तर पर सेविंग प्लस इंपोर्ट को दर्शा रहा है, और ये हमारा S यानी कि YI स्तर पर ये सेविंग को दर्शा रहा है। ये हमारी घरेलू इन्वेस्टमेंट की रेखा है। ये हमारा घरेलू इन्वेस्टमेंट प्लस निर्यात को दर्शा रहा है, और ये ई जो है ये इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि एस वाई जो है ये बचत फलन है, और एस प्लस एम वाई जो है ये बचत के साथ में आयात फलन है। आई डी घरेलू निवेश को दर्शाता है, आई डी प्लस एक्स घरेलू निवेश के साथ निर्यात को दर्शाता है। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि राष्ट्र आय का संतुलन स्तर, राष्ट्र आय यहाँ ओ यहाँ वाई, राष्ट्र आय जो है वो ओ वाई है, तो ओ वाई राष्ट्र आय पर जो संतुलन का स्तर है हमारा राष्ट्र आय ओ वाई है, और इसमें इक्विलिब्रियम कितना है, ई पर तय होता है। ई पर इक्विलिब्रियम है, यहाँ देखिए यहाँ इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर संतुलन है, यहाँ बचतें और घरेलू निवेश आपस में बराबर हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारा बचत और घरेलू निवेश ये दोनों आपस में बराबर है, और हमारा आयात और निर्यात भी आपस में बराबर है। देखिए सेविंग और यहाँ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ये भी बराबर है, और आयात और निर्यात ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पर ई बिंदु क्या है, ये राष्ट्र आय का संतुलन स्तर है। ओ वाई राष्ट्र आय पर ई बिंदु जो है ये हमारा संतुलन में है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर निर्यात में वृद्धि होती है तो हमारा राष्ट्र आय बढ़ता है, और निर्यात में कमी होती है तो हमारा राष्ट्र आय कैसे घटता है। इसे हम लोग दूसरे डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। ये मेन डायग्राम है, इसको आप याद रखिएगा। इसी में ही और एक लाइन हम लोग खींचेंगे। अभी मैं फिर से बना रही हूँ डायग्राम को। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया है। अब क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि निर्यात में वृद्धि होती है तो क्या केस हम लोग देख रहे हैं। निर्यात में अगर देश के निर्यात वृद्धि होती है, निर्यात में वृद्धि होता है, तब क्या होगा। यहाँ देखो, जब निर्यात में वृद्धि होगी तो आई डी प्लस एक्स जो है ये रेखा ऊपर की ओर सरक जाएगी, ये ऊपर की ओर चला जाएगा। देखिए ये आई डी प्लस एक्स जो है ये ऊपर की ओर सरक जाएगी, ऊपर की ओर सरक कर क्या बन गई, आई डी प्लस एक्स वन। देखिए यहाँ देखिए, निर्यात में जब वृद्धि हुई तो ये रेखा जो है ये ऊपर की ओर सरक गई, और जब ये ऊपर की ओर सरक गई तो नया इक्विलिब्रियम यहाँ पर इवन बनेगा और राष्ट्र आय में वृद्धि हो जाएगी। देखिए राष्ट्र आय में वृद्धि होके ओ वाई वन हो गई। पहले राष्ट्र आय ओ वाई था, अभी राष्ट्र आय जो है वो ओ वाई वन हो गई है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे S और यहाँ हम लोग लिखेंगे D। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब
निर्यात में वृद्धि होती है तो ID प्लस एक्स रेखा ऊपर की ओर सरक कर ID प्लस x1 बन जाती है निर्यात में वृद्धि होने पर, और राष्ट्र आय जो है वो OY से बढ़कर OY1 हो जाता है। तो इस तरह हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि राष्ट्र आय में वृद्धि किसके चलते होती है, विदेशी व्यापार गुणक के चलते राष्ट्र आय में जो है वो वृद्धि होती है। अब यहाँ हम लोग SD देख रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर S और यहाँ पर D, यहाँ 2 पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पर सेविंग। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो गैप है, जो SD जो गैप है वो कितना अधिक होगा, जितना बचत निवेश से अधिक होगा उतना ही निर्यात की मात्रा भी अधिक होगी। देखो बचत ऊपर है और निवेश नीचे है, तो सेविंग ज्यादा है, निवेश की तुलना में सेविंग ज्यादा है, तो इसलिए निर्यात की मात्रा भी SD के बराबर अधिक हो जाएगी। तो इस तरह हम लोग इस डायग्राम में समझे कि निर्यात में वृद्धि होता है तो गुणक कैसे काम करता है। अब जस्ट इसके ऑपोजिट होगा, निर्यात में कमी हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, निर्यात में कमी होती है। फिर से हम लोग वही डायग्राम खींचेंगे जो सबसे पहला था। देखिए यहाँ तक हमारा पुराना डायग्राम है जो मैं आपको पहले बताए थे। अब क्या होगा, निर्यात में जब कमी होती है तो ID प्लस एक्स जो रेखा है यानी कि घरेलू इन्वेस्टमेंट और प्लस निर्यात की रेखा है, ये नीचे की ओर सरक जाएगी, ये नीचे की ओर सरक जाएगी। देखो ये नीचे की ओर सरक जा रही है, मैं इसको नीचे खींच रही हूँ। ये नीचे की ओर क्यों सरकी, तो ये ID प्लस x1 बन गई नीचे की ओर सरक के, देखो। और यहाँ नया इक्विलिब्रियम E1 आ गया, ये नया इक्विलिब्रियम क्या आ गया, E1। और राष्ट्र आय को OY से घटा के ये OY1 कर दिया। और यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और यहाँ सेविंग, तो फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बीच में गैप क्रिएट हो गया है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, जब निर्यात में कमी हो जाती है तो गुणक विपरीत कार्य करता है, पीछे की ओर कार्य करता है, और राष्ट्र आय को वो रिवर्स में वो घटा देता है। पहले राष्ट्र आय OY था, अब घट के राष्ट्र आय जो है वो OY1 हो गई है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बीच में DS का अंतर हो गया है, ये गैप हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति में क्या होगा, निर्यात के तुलना में आयात अधिक होगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है सेविंग के तुलना में, तो आयात अधिक हो जाएगी। जितना हमारा इन्वेस्टमेंट और सेविंग का जो गैप रहेगा, ये DS के बराबर जो गैप रहेगा, उतना अधिक आयात हो जाएगा और निर्यात जो है वो कम हो जाएगा। और इस तरह हमारा नेशनल इनकम जो है ये OY से घट के OY1 हो गया। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि गुणक जो है वो आगे की ओर भी कार्य करता है और पीछे की ओर भी कार्य करता है। अगर निर्यात में वृद्धि होती है तो हमारे राष्ट्र आय को वो बढ़ा देता है, और अगर निर्यात में कमी होती है तो ये विपरीत काम करता है, रिवर्स में काम करता है और हमारे निर्यात को घटा देता है, तो उस समय हमारी राष्ट्र आय भी जो है वो भी घट जाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने सीखा कि विदेशी व्यापार गुणक जो है वो किस तरह से कार्य करता है। लेकिन विदेशी व्यापार गुणक को कार्य करने के लिए आप लोगों को कुछ मान्यताओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग जो विदेशी व्यापार गुणक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें भी कुछ मान्यताएं हैं जिसके बारे में मैं पहले नहीं बताई थी, अभी बता दे रही हूँ। तो आपको याद रखना है कि विदेशी व्यापार गुणक को ध्यान देते समय आपको ये मान्यताएं याद रखनी है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। यह केवल 2 देशों पर यह विश्लेषण लागू होता है जब हम लोग विदेशी व्यापार गुणक की गणना करते हैं।
तो ये 2 देशों पर लागू होता है और ये तात्कालिक प्रक्रिया पर आधारित रहता है, रिसेंट में जो रहता है उस पर आधारित रहता है। और विदेशी व्यापार गुणक ये मान के चलता है कि मुक्त व्यापार होता है, किसी भी तरह का टैरिफ, आयात और निर्यात या संरक्षण, कोटा, इस तरह किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं। और ये भी मान्यता ले ली जाती है कि घरेलू निवेश जो होता है वो स्थिर रहता है, सरकारी निवेश को भी यहाँ पर स्थिर मान लिया जाता है, त्वरक किसी प्रकार का कार्य नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये मान ली जाती है कि घरेलू और विदेशी जो भी वस्तुएं हैं और उनके बीच में जो भी आयात निर्यात होती है उनमें सीधा संबंध होता है। ये चीज मान्यताएं रहती है, तो इन मान्यताओं के आधार पर ये जो विदेशी व्यापार गुणक है ये कार्य करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि विदेशी व्यापार गुणक क्या है, इसकी मान्यताएं क्या है और ये किस प्रकार कार्य करता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आप लोगों के बीच उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।